तिलचट्टे के लिए कहा जाता है वो चाट लेता है चीजों को। झुकती है दुनिया। केंद्रीय मंत्री की कुर्सी चाट ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। टीवी न्यूज की साख को ही चाट ली। तिलचट्टों ने उसे चाट के एकदम समाप्त कर दिया। शाहीन बाग में आप बिरयानी ढूंढ रहे थे। पूछ रहा है कि शाहीन बाग में कहां से आ रहा है पैसा। किसान आंदोलन में खालिस्तान ढूंढ रहे थे कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की एंट्री हो चुकी है। काकरोच आंदोलन में अमेरिका, नेपाल, चीन और जाने क्या क्या आपने ढूंढ लिया। क्यों आप हर चीज में ये सब ढूंढते हैं? आपको तो कभी कोई शर्म ही नहीं आई कि जेन जी से आप डरे। The typical टुकड़े types have landed up from JNU and other places. आपकी अपनी साख लगभग मिट्टी में मिल गई है। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, राउंड टेबल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं आपके सामने जो हमारे अपने पेशे से संबंधित। आप जानते हैं कि पिछले 60-70 दिनों में एक काकरोच नाम के शब्द ने हमारी जो संसार है जो विमर्श का, उसकी जगह घेर ली थी। काकरोच यानी तिलचट्टा, जिसे हम कॉमन पार्लेंस में कहते हैं, इस शब्द ने नौजवानों में एक प्रतिक्रिया पैदा कर दी और ये शब्द झंडे में बदल गया। अब इस झंडे ने पिछले 50 दिन में तिलचट्टे के लिए कहा जाता है वो चाट लेता है चीजों को। उसने क्या क्या चाट लिया? एक केंद्रीय मंत्री की कुर्सी चाट ली, ऐसे डिस्पेंसेशन के सामने जिसका नारा था कि उनके यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। संसद तक जाने वाले बैरिकेड्स चाट लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा उसने, आप कह सकते हैं, एक परिवर्तन किया है, वो भारतीय टीवी न्यूज की, जो टीवी चैनलों का एक संसार है, उसकी साख को ही चाट लिया। और एक शब्द जो एक वरिष्ठ और काफी चर्चित और काफी मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने दिया था, गोदी मीडिया, उसको चरितार्थ कर दिया, उसने स्थापित कर दिया। और वो साख हालांकि मर चुकी थी, लेकिन उसके सिसकने की ध्वनियां बहुत बार समाज को कष्ट दे रही थी। तिलचट्टों ने उसे चाट के एकदम समाप्त कर दिया। तो आज का ये कार्यक्रम, जो ये साख खत्म हुई है हमारे मीडिया की, प्रचलित मीडिया का, चूंकि नेतृत्व टीवी कर रहा था इस समय, उस पर ही है। आज के कार्यक्रम में हम इस पर बात करेंगे कि आखिर इस आंदोलन में पत्रकारों के साथ, पत्रकार जिन्हें पत्रकार कहा जाए कि न कहा जाए, इस पर भी एक बहस पत्रकारिता में ही चल रही है। लेकिन वो रिपोर्टर जो 25 से 50 हजार की नौकरी या 60-70 हजार की नौकरी में उन चीजों को करने हमारे आपके सामने आते हैं, और जो कुछ हुआ उसमें प्रतिक्रिया के शिकार भी वही होते हैं, उस पर बात करेंगे। इस स्टूडियो में बैठे एंकरों ने इस आंदोलन को किस भाषा में पेश किया, कैसे वो पेश करते रहे हैं चीजों को, और उसका क्या असर पड़ा। और ये अविश्वास जो एक दिन में नहीं बना, जैसा मैंने कहा कि करीब 15 सालों से हम इसे बनते हुए, विकसित होते हुए और अब नष्ट होते हुए देख रहे हैं। और फिर इसके आंकड़े क्या कहते हैं, रुपए पैसे का इसका जो हिसाब किताब है वो कहाँ है, और क्या ये मीडिया बचेगा या खत्म हो जाएगा या शक्ल बदल लेगा, इन सब चीजों पे आज बात करते हैं। 6 जून को जंतर मंतर पे धरना शुरू हुआ। पेपर लीक और जो नीट वाली परीक्षा को लेके प्रतिक्रिया थी, कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, 20 से ज्यादा। वो सारे समाज में उन सब चीजों की ध्वनि थी। लेकिन जो अभी डिस्पेंसेशन है, उसको लोगों की मौतों और या अन्य चीजों से उस तरह से कभी फर्क पड़ा हो, ऐसा देखा नहीं गया। 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में यही दिल्ली के दरवाजे पर अपनी जान दे चुके थे। हमने देखा कि उस मामले में जरूर कानून बदला या कानून विड्रॉ हुआ, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं हासिल हुई थी। तो यानी डिस्पेंसेशन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और एक मरहूम राज्यपाल, पुराने बड़े नेता सतपाल मलिक साहब ने तो कहा था कि मोदी जी ने उनसे कहा था कि क्या मेरे लिए मरे लोग। इस तरह की प्रक्रिया हमारे सामने थी। इसलिए जब संसद मार्च हुआ, पुलिस के बैरिकेड सामने अड़े, आंसू गैस के गोले चले, लाठी चार्ज हुआ और वो पैलेट जो गन होती है वो फायर की गई, बहुत पिटाई हुई बहुत से बच्चों की, और असंख्य तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी एक संख्या सरकारी है और एक प्रदर्शनकारियों की है, सैकड़ों लोगों पर, इसमें पुलिस वाले भी शामिल थे, उस हिंसा का असर हुआ। तो ये आंदोलन फिर सीमा में बांधा जाने लायक नहीं रहा और इसने सीमाएं तोड़, ये सारी दुनिया के भारतीय डायस्पोरा को प्रभावित। और फिर तो जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मंत्री का इस्तीफा हुआ 25 जुलाई को, आंदोलन वापस हुआ उसकी वजह से,
अब असली सवाल, इन 50 दिनों में सबसे ज्यादा चोट किसको लगी? क्या सरकार को लगी या हमारे टीवी पुरम को लगी? ये दोनों सवाल एक साथ नत्थी हैं और मुझे लगता है दोनों को लगी और ऐसी लगी जो असाधारण थी। 20 और 21 जुलाई को जंतर मंतर में कई पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई थी, उसके वीडियोस हैं। धक्का मुक्की हुई थी, कुछ मामलों में हाथापाई भी हुई थी, मारपीट कह सकते हैं आप उसे। एक बड़े अंग्रेजी चैनल के रिपोर्टर ने बताया कि उसे घेर के पीटा गया, चश्मा, मोबाइल और घड़ी छीन ली गई। ये भी कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने ही मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें बचाया भी। उसी नेटवर्क की 2 महिला पत्रकारों ने के साथ भी बदतमीजी की खबरें आई। एक को पुलिस ने सुरक्षित निकाला, एक हिंदी चैनल के रिपोर्टर को खदेड़ा गया, एक और नेटवर्क के वरिष्ठ पत्रकार के साथ बदसलूकी का वीडियो हमारे सामने आया। ये सब दिल्ली में हुआ, राज्यों में कुछ और भी हुआ, बंगाल में और पटना वगैरह में, उससे भी आगे की चीजें हुई। न्यूज लॉन्ड्री ने इस पे एक रिपोर्ट की है। ये हमें शर्मसार करती है। एक बड़े नेटवर्क की युवा रिपोर्टर को ऑनलाइन बलात्कार की धमकियां मिली, हत्या की धमकियां मिली। 4 दिन बाद उनकी माँ मोहल्ले के पार्क में टहलने जाया करती थी, उनको घेरा गया, उनसे पूछा गया तुम्हारी बेटी झूठ क्यों बोलती है। रिपोर्ट के हिसाब से अब वो बाहर निकलने में मास्क पहनती हैं ताकि उनकी पहचान प्रकट न हो। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको सहमति नहीं दी जाती, न दी जा सकती है। लेकिन हम सीधी बात करेंगे, ये बात कड़वी हो सकती है लेकिन सुनना चाहिए। किसी भी पत्रकार को जो रिपोर्टिंग करने आया हुआ है उसको घेर के पीटना ये कोई प्रतिरोध नहीं है, उसका कैमरा तोड़ देना ये कोई जवाबदेही की मांग नहीं है। किसी महिला पत्रकार को गाली दे देना ये कोई रिवोल्यूशन नहीं है। उसकी माँ को घेर लेना या उसके परिवार के साथ अपमानजनक कोई कार्रवाई करना, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको सहमति नहीं दी जा सकती। इसको गुंडागर्दी ही कहा जा सकता है और गुंडागर्दी कहना चाहिए। लेकिन ये सवाल हमारे साथ साथ चल रहा है कि ये परिस्थिति आई क्यों, ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ। हमें मालूम है कि रिपोर्टर मासूम है, लेकिन क्या संस्था मासूम है? हेडलाइन कौन लिखता है, किस ट्रिप को कहाँ चलाना है, किसको गायब कर देना है, ये कहीं फैसला होता है ना। 9 बजे के स्टूडियो में चीख कर हमारे देश के हर आंदोलनकारी को देशद्रोही कौन घोषित करता है? कौन है जो अपने शिकारों के मुंह में माइक घुसेड़ देता है और उनके चरित्र की और उनके व्यक्तित्व की हत्या कर देता है? ये फैसला कौन करता है? इनके मालिक कौन है, संपादक कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, न्यूज रूम के इंचार्ज कौन है, ये एंकर कौन है और कीमत कौन चुका रहा है? कीमत हर बार वो मासूम रिपोर्टर जो 25,000 से 50,000 60,000 में धूप में खड़ा हुआ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे वहां से निर्देश आ रहे हैं कि नहीं उसे ये नहीं ये पूछना है, उसमें नैरेटिव है, उन नैरेटिव का उससे पालन कराया जा रहा है और वो प्रतिक्रिया का शिकार हो रहा है। सवाल एंकरों से है दरअसल। जब आप हर आंदोलन को, हर स्वर को जो अपनी तकलीफ में जनता व्यक्त करना चाहती है, सबको देशद्रोही, संदिग्ध, षड्यंत्रकारी, विदेशों से पैसे लेके करने वाला, ये सब घोषित करते हैं। कभी आपने किसी तथ्य के बारे में अपनी कही हुई किसी बात को साबित करने का कभी कोई यत्न किया? या अपने कहे हुए तमाम झूठों के मामलों में आपने अपने को शर्मिंदा होने का या अपने को गलत मानने का साहस दिखाया? बल्कि आप एक के बाद एक बहुत मशहूर पत्रकार हैं आजकल, सरकारी पत्रकार कह लीजिए, अब तो सरकार के ही फ्रंट पे काम भी करते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं वो उसके। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक दिल्ली की मास्टरनी को बेवजह अपराधी करार करके भीड़ से पिटवा के की थी। उनकी जान चली जाती, उनका शरीर नोच लिया गया, इस तरह से उसको पीटा गया था। वहां से उन्होंने शुरुआत। फिर वो पाए गए कि वो 100 करोड़ रुपए की एक उद्योगपति से एक खबर के अगेंस्ट मारवाली कर रहे थे, जेल भी गए। लेकिन अब वो सरकार के सबसे प्रिय पत्रकारों में से हैं और करोड़ों रुपए की पत्रकारिता उनको कराने की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई। तो जब आप इस तरह के प्रतीक अपने सामने देखते हैं तो जाहिर है कि हम इन प्रदर्शनकारियों को और इस तरह के हुई प्रतिक्रियाओं को अकेले कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते? ये सवाल है जिन पे बात होनी चाहिए। आप बताइए कि जितनी बार आपने विदेशी हाथ बताया है, जिस जिस चीज में बताया है, कितनी बार आपने उसके लिए कोई सबूत दिया है? अभी इसी आंदोलन में आप विदेशी हाथ, चीनी हाथ, अमेरिकी हाथ और पता नहीं कौन कौन से हाथ पैर बता रहे थे। खुद विदेश मंत्रालय ने बयान देकर कहा कि इस आंदोलन में किसी विदेशी भूमिका का उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। आपने उसको सबड्यू किया, उसको दिखाया भी नहीं बहुतों। वो सब जो उसको विदेशी हाथ और स्वदेशी हाथ और पता नहीं कहाँ के हाथ दिखा रहे थे, वो सारे हाथ इस खंडन को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और न अपने इस दोषारोपण को दुरुस्त करने को, और कभी भी नहीं होते। अनवरत उन्होंने बहुत सारे इस तरह के निर्दोषों की अपने खबरों से आप कह सकते हैं कि उनकी चरित्र हत्या की है, कैरियर की हत्या की है, जीवन की हत्या की है।
लेकिन कितनी बार है ऐसा कि हमारे टीवी चैनलों ने इन सब बातों पर सामने आके अपनी गलती स्वीकारी हो और भविष्य में उसको सुधारने के कोई संकेत दिए। शाहीन बाग में आप बिरयानी ढूंढ रहे थे, किसान आंदोलन में खालिस्तान ढूंढ रहे थे, काकरोच आंदोलन में अमेरिका, नेपाल, चीन और जाने क्या क्या आपने ढूंढ लिया। देश का नाम बदलता है, स्क्रिप्ट घूम फिर के वही रहती है। आपके ज्यादातर सवाल जो आप कराना चाहते थे वहां, वो हिंदू मुसलमान पर ही केंद्रित थे। आप इस आंदोलन में भी मुसलमान हिंदू ढूंढ रहे थे। क्यों आप हर चीज में ये सब ढूंढते हैं? इस फार्मूले से हो सकता है कि सत्ता को एक संरक्षण मिलता हो, डाइवर्जन करने का मौका मिलता हो, संरक्षा मिलती हो, उसके कुतर्क जो है लोगों पे पहना दिए जाते हो और आपको विज्ञापन मिलता हो आपकी संस्था को सरकार से, जिस पर आप आजकल ज्यादा निर्भर है, जो आगे मैं बताऊंगा आंकड़ों से। लेकिन आप जो कर रहे हैं इसको क्या कहा जाएगा? इसको पत्रकारिता कैसे कहेंगे? और अगर ये पत्रकारिता नहीं है तो उस प्रतिक्रिया को हम गलत ठहरा के भी गलत कैसे, सही कैसे हो सकते? हर आंदोलन को खारिज करने के लिए आप नए नए फार्मूले, कुछ पुराने फार्मूले नई पॉलिश के साथ पेश किया करते। एक वरिष्ठ एंकर अपने प्रोग्राम में पूछ रहा है कि इन लड़के लड़कियों को देखकर आपको लगता है कि पढ़ते होंगे, ये पढ़ाई कर रहे होंगे? जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एंकर ये साबित करने में लगा था कि सिवाय उनके कि जो नीट की पुनर्परीक्षा में शामिल हैं, बाकी कोई छात्र ही नहीं है। और इसमें यह भी होने लगा कि इसमें मजदूर आ रहे हैं, मजदूर कैसे इसमें शामिल हो गए? कोई अधेड़ आ गया, कोई किसी बच्चे का पिता आ गया, कोई भाई आ गया, तो ये क्यों आ गया? यानी आंदोलन जो है उसको सबसे पहले मीडिया के चैनल छन्नी से छानेंगे और सबके सर्टिफिकेट की जांच करेंगे, तब आंदोलन में शामिल होने देंगे किसी को, नहीं तो खारिज करते। अरे भाई, मजदूरों के बच्चे भी पढ़ते हैं, मजदूरों के भाई भी पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते। मजदूर इस देश के नागरिक नहीं है। मजदूर इस देश में किसी आंदोलन पर अपनी राय नहीं रख सकते, किसी सवाल के साथ खड़े नहीं हो सकते। यह हक हमने छीन लिया उनसे, इसलिए कि हम पत्रकारिता के नाम पे एक हमारे पास टीवी चैनल का माइक है, न्यूज रूम है, स्क्रीन है, जिसपे हम झूठ गढ़ सकते हैं, लोगों को खारिज कर सकते। ये तमाम एंकर एक दूसरा कार्ड भी लेके चले आए। कोई कह रहा है हम 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई 22 साल से कर रहा है, कोई 25 साल से कर रहा है, और वो फिर इसलिए भीड़ को खारिज कर रहा है कि वो 22 साल से पत्रकारिता कर रहा है। भाई, आप आज क्या कर रहे हैं? 12-15 सालों में आपने क्या किया है? आप कौन सा सवाल लेके वहां आए थे? अगर आप आंदोलन को खारिज करने आए थे और आप ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं सालों से, तो आप क्या करते रहे हैं? आप कितने पुराने हैं? ये सवाल बचेगा। किसी भी, फिर एक बार दोहरा दूंगा, किसी भी पत्रकार पर, रिपोर्टर पर हमला किसी के द्वारा, या रिपोर्टर पर ही नहीं, किसी पर, किसी बात पर की गई हिंसा गलत, हम उसे बुनियाद से ही गलत समझते हैं और समझना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, और कहेंगे, खुल के कहेंगे। लेकिन हम इसका क्या उत्तर दें? आप जो शब्दों से, टीवी चैनल के माइक से, न्यूज रूम में बनाए हुए कार्यक्रम से, दिए गए थंबनेल से जो हिंसा करते हैं, और जिससे बहुत सारे लोगों का जीवन सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। लोग कठिनाइयों में हैं, लोग रोना चाहते हैं, लोग अपना दुख व्यक्त करना चाहते हैं, लोग अपनी सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, आप उन सबको खारिज करने खड़े हुए। इसका क्या उत्तर है? तो ये आपके इस अनुभव को लेके, वो आदमी जिसके जीवन पे प्रभाव पड़ा है, जिसके जो कर्ज लेके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, जिसके पास करियर नहीं है, या जिसके बच्चे ने आत्महत्या कर ली है, आपका 22 साल का अनुभव उसका उत्तर है। पिछले आप 12 साल में बताइए, आपने बेरोजगारी पे कितने शो किए हैं? शिक्षा पे बजट लगातार घट रहा है, केंद्रीय बजट, आपने कितने शो किए हैं? कितने अध्ययन किए हैं? कितने स्कूल बंद हो गए? स्कूलों में हालत क्या है? कितने स्कूलों में एक अध्यापक है? क्यों प्राइवेटाइजेशन की ओर जो जोर दिया जा रहा है, उससे गलगोतिया जैसी यूनिवर्सिटी बन रही है, जो झूठा चीन का रोबोट लाके अपने नाम से दिखा देती है? इन सवालों को अगर कोई कर रहा है तो आप सवाल करने वाले को खारिज करेंगे कि वो मजदूर है, कि किसान है, कि सिख है, कि मुसलमान है, कि हिंदू है। इसमें आप उसे कैटेगरीज में बांट के उसका कत्ल कर देंगे खबर से, और अपने को आप पत्रकार कहेंगे, तो लोग तो नहीं मानेंगे ना। यही हो रहा है। अब आप कहते रहिए कि आप 22 साल के अनुभवी हैं, 50 साल के अनुभवी हैं, 30 साल के अनुभवी हैं, सामने वाले को लग रहा है कि आप नहीं है। होंगे आप 22 साल 25 साल पुराने, लेकिन आप पत्रकार नहीं है। ये सवाल बड़ा हो गया है, अपने आप से पूछिए क्यों। आइए अब इनकी इस वजह पर बात करते हैं, जो हमने एक अध्ययन करके इसके बारे में डिटेल्स जो तैयार किए हैं, जो ऑथेंटिक है। वो ये है कि ये हालत बनी क्यों। इसमें सिर्फ यही भूमिका नहीं है कि एक आंदोलन ने इसको, एक सड़क पर चले आंदोलन ने सड़क पर इनको वस्त्रहीन कर दिया है। उसकी थोड़े से बुनियादी कारण भी समझ लेते हैं। टीवी में हमारे कुछ 450 चैनल हैं देश में, जो खबरें दिखाते हैं, सभी भाषाओं के मिला। अब इसमें से जो है, कई ग्रुप्स के पास बहुत ज्यादा है, अंबानी अडानी अब सब इसी क्षेत्र में आ गए हैं,
बिरला भी हैं, इन सब लोगों ने हर कंपनी में, लगभग सभी प्रमुख कंपनियों में इक्विटी खरीद रखी है, तो इनका असर और दबाव है। और सरकार के लिए बहुत आसान हो जाता है कि इनके 4-10-5 मालिकों के पास सारे चैनल हो जाते हैं लगभग, या सारे या मैक्सिमम, और उनको उन्होंने बुला लिया या उनके जो तंत्र है उसके जरिए पकड़ लिया, तो वो पूरी विचार श्रृंखला ही एक तरफा हो जाती जैसी है इस। लेकिन अब जो ये डिजिटल मीडिया है, इसका चूंकि स्रोत, इसका जो आधार है वो यहाँ नहीं है, वो अमेरिका से शुरू हुए हैं सारे के सारे, जो भारत में तो गूगल और मेटा दोनों पर ही है, तो इन पर जो है कि उस तरह का नियंत्रण संभव नहीं है, और उनका बाजार लोगों तक पहुंचने से होता है, क्योंकि ये धंधा ये बना ही इस तरह से है, व्यापारिक इसका ढांचा, कि हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहते, पहुंच चुके हैं, ज्यादातर तक पहुंच, इनकी स्पीड बहुत है और इनकी ग्रोथ बहुत तेज है। इन्होंने पूरा खाका बदल दिया, और चूंकि इनकी अपनी जरूरत है कि ये इस तरह की आजादी दे लोगों को कि लोग उस पर आए, उसी क्रम में अपने आप उसमें एक ऐसा मीडियम तैयार हो जाता है जहां अब लाखों लोग रिपोर्टर बन चुके हैं, हजारों यूट्यूबर बन चुके हैं, हजारों रील बनाने वाले हैं, लाखों बल्कि हजारों लोग कमेंट्स कर रहे हैं, या लाखों लोग बल्कि करोड़ों लोग, बल्कि करीब 50 करोड़ के आसपास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग हैं हमारे देश में, जिस देश में बहुत बड़ी आबादी जो है अभी फोन विहीन भी है, लेकिन 50 करोड़ के आसपास लोग जो है हमारे यहाँ सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं। तो ये जो चेंज हो रहा है रेवेन्यू, वो अखबारों से टीवी में गया, अब टीवी से निकल के 70% तक, जैसा मैंने कहा, आंकड़े बता रहे हैं कि वो चला गया है डिजिटल, और ये लगातार बढ़ रहा है। इसके नए नए माध्यम आ जाते हैं, इंस्टा आ गया 2-3 सालों में ही, इसने सबसे तेज ग्रोथ कर ली, इसी पर ही आंदोलन शुरू हो गया था, और इसी की वजह से टीवी में 1200 लोग निकाल दिए गए, 120 लोग अभी एक देश के सबसे बड़े चैनल में निकाल दिए गए हैं। अभी जब हम अभी कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी समय खबर आ रही सास। तो आप एक बैलेंस शीट में इंडिया टुडे और आज तक जो चलाती है कंपनी, उसका पिछली तिमाही का मुनाफा देख लें तो उसमें करीब 82% की उसमें कटौती हो गई उसके मुनाफे में। कितनी तेज गिरावट, सबसे सफल में सबसे बड़ी, कितनी बड़ी गिरावट उन सिर्फ चैनलों को छोड़ के जिनके साथ इंटरटेनमेंट कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं, जो इंटरटेनमेंट में भी धंधा कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट में अभी भी ग्रोथ है थोड़ी, उनको छोड़ के बाकी सबकी बैलेंस शीट जो है पुअर जा रही। खबर दिखाने के धंधे में अब पैसा नहीं बचा, इसलिए नौकरियां जा रही। और टीवी में जो ये लोग बैठे हैं, जो बड़ी 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 तनख्वाहें लेते थे और बहुत चमक दमक वाले चेहरों के साथ हमारे आपके सामने थे, इन सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। और उनका परीक्षण करने के लिए अब एआई आ जाने के बाद तो आप जो भी दिखाते हैं उसको एक क्लिक पे, वो नए नौजवानों ने क्यों आपको फेल कर दिया, इसलिए कि वो एक क्लिक पे चेक कर लेते हैं जो आप कह रहे हैं उसमें झूठ कितना सच कितना है। आप तो ऐसा गलीबल समाज आपने बना लिया था, जिसको आप झूठ बता रहे थे कि इस्लामाबाद पे आपका कब्जा हो गया, कराची पे हो गया, यानी आपको तो कभी कोई शर्म ही नहीं आई। दुनिया भर में आपकी जो स्थिति है वो नीचे गई, लेकिन आपको कोई शर्म नहीं आई। हर रैंकिंग में आप पिटते गए, आप उसको षड्यंत्र बताते रहे, अपने को छुपाते रहे। तो इसमें आप इसको कब तक रोक सकते थे, जब आप आर्थिक मोर्चे पर हारने लगे। तो जब आप सरकार के प्रचार में 5 ट्रिलियन और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था और इस तरह के झूठ परोसते हो, तो दूसरे क्लिक में वो बच्चा जो 15-16 साल का ही है, लेकिन आज की तकनीक में वो, चूंकि वो तो बचपन से पढ़ रहा है, हम लोगों के जमाने में वो नहीं थी, हमको कठिनाई होती है, उसको क्या कठिनाई, 1 सेकंड में वो आपको टेस्ट कर लेता है चैट जीपीटी पे, और इधर उधर सब उसको मुफ्त मिल रहा है बहुत सारा। 4-5 उसको कम से कम फोरम है जिसपे वो चेक कर सकता है, ग्रोक पे कर सकता है, आपको खारिज कर देता है। तो उसके सामने आप तथ्यों में भी पिटे हुए हैं। आप उसको अनपढ़ कहते रहिए, मजदूर का बेटा कहते रहिए, न पढ़ने वाला कहते रहिए, अपराधी बताते रहिए, गुंडा कहते रहिए, सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई है कि वो आपकी सच्चाई जान गया है, और उसके लिए बहुत आसान है इस नई तकनीक के प्रस्तुत होने। और यही चीज इस दौर में आपके और सरकार के दोनों के आड़े आ गई, और इसीलिए जेन जी से आप डरे हुए, क्योंकि आपका जो आईटी सेल पूरे भारी भरकम बजट के बाद, और आपका अपना जो ये मीडिया सेल था, ये दोनों मिलके जो सरकार के लिए लाठी चला रहे थे, उसके सामने हजारों हजार नए नौजवान जो इस सब सूचना और इस सूचना के परीक्षण और नई तकनीक से लैस है, वो 1 मिनट में और सेकंड्स में रील बना के आपके उन तमाम जार्गन्स को उन्होंने खारिज कर दिया। आपने एक विपक्षी राजनेता के व्यक्तित्व को बर्बाद करने में करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन इस 40 दिन के आंदोलन में आपका पूरा तमखीना जो बना हुआ था, जिसमें हजारों करोड़ इस व्यक्तित्व को चमकाने में लगे हुए थे, इस तरह से खारिज हुआ
कि आज सोशल मीडिया पे पिछले 3 दिनों से इस पर बहस हो रही कि वहां गालियां कौन कौन सी दी गई और कैसे दी गई, और जो जेनजी है वो गालियां क्यों दे, तो वहां तक उसने आपको एक झटके में 40 दिन में पहुंचा। तो महोदय, चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि आपकी अपनी साख लगभग मिट्टी में मिल गई है, चैलेंज ये भी है कि आने वाला वक्त तकनीक की वजह से आपको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने की ओर बढ़ रहा है। हमारा कहना यही था, इस 40 दिन के आंदोलन ने, जिसमें बहुत से ऐसी चीजें हुई जिनमें सुधार की जरूरत है, जिनसे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन उसने जो नतीजे निकाल दिए वो हमारे सामने है। ये मीडिया जो हमारे नोएडा के टीवी पुरम से प्रचलित था, इसकी शेप इस आंदोलन ने, उपस्थिति, शेप और साख सब मिट्टी में मिला दी है। और क्या इसकी पुनर्वापसी अब ये कर सकेंगे, देखना बाकी है। फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूं कि बांकीपुर और दतिया में जो 2 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, दोनों बाई इलेक्शन सोशल मीडिया पर लड़े जा रहे हैं। मीडिया ने कवर भी नहीं किया उनको, कोई खास मीडिया उनकी कवरेज भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मीडिया की भूमिका खत्म होती जा रही है। तो हम ये जब कार्यक्रम कर रहे हैं, पता नहीं हम अलविदा कह रहे हैं इस मीडिया को या क्या कह रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बहुत चैलेंजिंग है। आपके ऊपर है कि आप इन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, बताइएगा, हमको इस तरह के कार्यक्रम लेके आते ही रहते हैं, फिर आए।